ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका लिखिएगा कि अब कैसे निकालेंगे। एक कंडीशन दिया गया कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जाएंगे तो किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी हम लोग जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम डेल्टा एस का बात करें, ठीक है, एस टी माइनस एस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, 0 केल्विन। ठीक, तो डेल्टा एस तो हम निकाल लेंगे और एस टी माइनस एस 0, और स्टेटमेंट थर्ड लॉ में यह बताया कि एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 0। ओके, अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या था याद रखिएगा, 0 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अंडरस्टैंड, आप लिखेंगे स्टेटमेंट में एट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर entropy of perfectly crystalline substance is 0। और वो सॉल्यूशन वाला वीडियो में अपलोड कर दिया हुआ है ना क्लेवर ग्राउंड पे, देख लीजिएगा जाके। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। मतलब क्या कंडीशन है कि लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन, एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए। पर अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो, ठीक है, क्या होता है एग्जैक्ट कि टेम्परेचर कम करने पे मॉलिक्यूल के बीच का रैंडम मोशन एकदम कम हो जाता है, और अगर रैंडम मोशन कम होगा तो इंट्रोपी भी कम होते जाएगी। ठीक है, एंड फाइनली एट 0 केल्विन पर अगर मॉलिक्यूल परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, ठीक है, जितने भी टाइप का मॉलिक्यूलर मोशन है या जो भी सब बंद हो जाता है, समझ गए। एंड उसके वजह से नेट इंट्रोपी क्या जाता है उसका, 0। बट कभी कभी किसी सब्सटेंस में रेसिड्यू इंट्रोपी रहता है। अब ये रेसिड्यू इंट्रोपी क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं, समझ गए। और बच्चों एक बात मैं बता दूं कि ये 0 केल्विन इतना कम टेम्परेचर है ना, इतना लो टेम्परेचर है कि यहाँ पे रैंडम मोशन डिसऑर्डरनेस ऑब्जर्व ही नहीं होता, इसलिए नेट इंट्रोपी यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, 0। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि इंट्रोपी इज डिफरेंट फ्रॉम entropy is different from u and h, u and h in a way that its absolute value can be determined, ओके, ये कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सब्सटेंस may have residue entropy at 0 Kelvin, okay, at 0 Kelvin, but for numerical purpose we assume it to be 0। न्यूमेरिकल पर्पस पे 0 ही कंसिडर करके जाएंगे। ठीक है,
अभी रेसिड्यूल एंट्रोपी क्या आता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। रेसिड्यूल एंट्रोपी होता है जैसे बच्चों मान लीजिए जब आप किसी मॉलिक्यूल को अरेंज किए तो एक प्रॉपर वे में अगर अरेंजमेंट है तब रेसिड्यूल एंट्रोपी तो नहीं होगा, लेकिन अगर अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं किए हैं आपने, प्रॉपर वे में अरेंजमेंट नहीं है, तब वहां पे रेसिड्यूल एंट्रोपी एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे HCl HCl HCl, ठीक है, HCl 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 HCl, एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट है कि Cl के सामने H, Cl के सामने H, Cl के सामने H, Cl के सामने H, ठीक है, तो हर जगह अट्रैक्शन टाइप करेगा और 0 केल्विन, इसका नेट एंट्रोपी 0 और इसका रेसिड्यूल एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा आपका 0। रेसिड्यूल एंट्रोपी आल्सो इज इक्वल टू व्हाट 0। ये कंडीशन आप ध्यान रखना, ओके, अंडरस्टैंड। मतलब पॉजिटिव पोल के सामने नेगेटिव पोल आ रहा है तो अट्रैक्शन ही सिर्फ होगा ना, रिपल्सन नहीं होगा, एक ही टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपने अरेंजमेंट ऐसे होता है ना कि जैसे तैसे कर दिए, जैसे मान लो इस तरीके से COOC CO, ठीक है, COCOOC, ओके, OC COOC, ऐसा देखो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का ही अरेंजमेंट, बस देखो CO नहीं है, CO के बाद OC है, दैट इज O के सामने O गया, O आ गया, क्या हो गया रिपल्सन, दैट इज यहाँ गाना गाएगा हटमी हटमी हटमी, है ना। जब दो सिमिलर नेचर वाले सब्सटेंस पास में आते हैं तो गाना गाते हैं आपस में हटमी हटमी हटमी, धक्का देते हैं एक दूसरे को। और अगर अपोजिट नेचर करेंगे तो टच मी टच मी टच मी, ठीक है, टच मी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हट मी दैट इज रिपल्सन फोर्स, ओके, अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर प्लीज। तो यहां देखिए ये जो गाना है यहाँ पे हटमी वाला वो इफेक्टिव हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर और इसके पास भी क्या है लोन पेयर, तो लोन पेयर के बीच में होगा धक्का मुक्की और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में धक्का मुक्की। अब बोलोगे सर ये कैसे पता कर रहे हो, तो आप पढ़े होंगे ना डायपोल मोमेंट, ठीक है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका, ऑक्सीजन का, इस पे डेल नेगेटिव और इस पे क्या आपका डेल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट मतलब पॉजिटिव पोल हो गया और ये क्या हो गया निगेटिव पोल, समझ गए। और जब जब पॉजिटिव पोल सामने सामने आएगा और जब जब निगेटिव पोल सामने सामने आएगा तो एक ही गाना गाएगा हटमी हटमी, और अगर पॉजिटिव के सामने निगेटिव पोल आएगा तो टच मी, ठीक है। और अरेंजमेंट में टच मी टाइप का हर जगह कर रहा तो भैया रेसिड्यूल एंट्रोपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कायदे से अरेंज्ड है, बट यहाँ पे कायदे से अरेंजमेंट नहीं हुआ है। सो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन पे भी सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यूल एंट्रोपी एग्जिस्ट करेगा इसका, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे रेसिड्यूल एंट्रोपी नॉट इज इक्वल टू 0, ओके, रेसिड्यूल एंट्रोपी नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आप ध्यान से देखें, एक बार प्लीज बता दो ना, समझ में आ गया बाबू। एक बार प्लीज बता दीजिए, समझ में आ गया बाबू। सिद्धि, बहुत बढ़िया। और आप लोग पढ़ाई करो जी जान लगा के, है ना, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, समझे, तभी तो अपने सपने पूरे करोगे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगे।
जब आप अभी पढ़ोगे तो करियर आपका अच्छा होगा, आपके पास पैसे अच्छे होंगे। ऑल क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए कंडीशन बताते हैं अब हम आपको। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ओके, समझ गए क्या? ये एप्लीकेशन हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, समझ गए क्या? सीधा बात याद रखिएगा कि ए से हम लेकर जा रहे हैं कहां पे, ए पे, यहां पे 0 केल्विन 1 एटीएम, यहां पे टी केल्विन 1 एटीएम, है ना? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ना बेटा, है कि नहीं है, बोलो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे इंट्रोपीज का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको केमिकल रिएक्शन में बताया ना इंट्रोपी कैसे निकलता है ना? तो अब आप जरा देखिए यहां पे क्या लिखेंगे कि ds इज इक्वल टू एन सी dt बाई टी, ओके, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम t1 टू t2, और ये भी इंटीग्रेट फ्रॉम t1 टू t2, t1 इज इक्वल टू 0, t2 इज इक्वल टू t, 0 और t। जब इंटीग्रेट करिएगा तो ये आ जाएगा s 0 से t, और इधर से आ जाएगा एन सी एल एन टी 0 से t, ओके, समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा है बाबू? और चूंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो सी को हम लोग क्या लिख देंगे, सीपी, है ना? ये आ गया कंडीशन यहां से सीपी, समझ रहे हो? अब बात यह है कि ये आ गया आपका एस टी माइनस एस 0 इज इक्वल टू एनसीपी एल एन टी, या लिमिट पुट कर देंगे 0 से t जो भी दिया रहेगा। अब ये वाला क्या है आपका टेंस टू 0, एस टी इज इक्वल टू क्या आ गया एनसीपी एल एन टी 0 से t, ओके। तो ये आपका आ गया, या इसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर भी आप रख सकते हो, जो भी, ठीक है, ये आ गया। तो ये किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके आप इंट्रोपी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको रेफरेंस में 0 केल्विन लेके चलना पड़ेगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना? एप्लीकेशन हो गया किसका, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, समझ गए? समझ में आया बच्चों? आंसर दो प्लीज बच्चों, आंसर दो, समझ में आया बाबू? हाँ तो हम लिमिट पुट नहीं किए ना, पुट कर देंगे तो आ जाएगा एल एन टी माइनस एल एन जीरो, और एल एन जीरो लॉग जीरो, एल एन जीरो क्या होता है, अनडिफाइन होता है, डिफाइन ही नहीं होता, वो तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा वहां पे एल एन टी। अभी लिमिट हम इसलिए पुट नहीं किए हैं, कर देना जब वैल्यू देगा तब, अभी क्यों उसमें दिमाग लगाना, अभी उसमें टेंशन क्यों लेना है ना? या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, एस टी इज इक्वल टू एनसीपीडीटी बाई टी 0 से t, यही याद रखो, अगर आपको ज्यादा टेंशन होगा तो इंटीग्रेट बाद में कर लेना जब देगा वैल्यू उस टाइम, ठीक है? समझ गए बाबू? पलट दें आप, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक कंडीशन और देखो, एक ग्राफ, एक ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, कंडीशन जरा देखिएगा।
कंडीशन ये इधर टेम्परेचर है, इधर एंट्रोपी है। ये 0 केल्विन पे एंट्रोपी टेंस टू क्या होता है? 0। ठीक है ना? ये 0 केल्विन है, यहां पे एंट्रोपी 0 है। क्लियर? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगा। और इस रीजन में सॉलिड है। जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा T इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, उस टाइम पे एंट्रोपी थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर से एंट्रोपी बढ़ना चालू करेगा। ठीक है? फिर यहां पे रुक जाएगा। अगर टेम्परेचर कोलैप्स कर जाए किससे? बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इस T इज इक्वल टू BP, इस टाइम पे फिर से कन्वर्ट होना चालू करेगा। अगर पूरी तरीके से गैस कन्वर्ट होती इस तरीके से जाएगा फिर इधर। ठीक है? तो ये जो रीजन है इक्विलिब्रियम वाला, ये रीजन इक्विलिब्रियम वाला, यहाँ पे लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है गैस। ठीक है बच्चों? बच्चों समझ पा रहे हो? ये जो मैं लिखा समझ पा रहे हो बच्चों? ये ग्राफ समझ पा रहे हैं आप? इंट्रोपी वर्सेस T का। 0 केल्विन पे इंट्रोपी 0, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ेगा। सॉलिड फिर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर लिक्विड गैस में फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है? समझ गए? अब हेडिंग में लिखिएगा इंट्रोपी चेंज फॉर चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है? समझ गए? अब देखें, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में इंट्रोपी चेंज अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? आपको ऑलरेडी बता दिए हमने पहले ही, यहाँ फॉर्मूला बस लिखाने जा रहा हूं। इंट्रोपी में हम लोग क्या करते हैं कि मान लो ये रिएक्टेंट से जा रहा है प्रोडक्ट पे, क्या बताएं कि फाइनल एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एस, है ना? तो रिएक्शन केस में भी तो यही करना पड़ेगा कि फाइनल में कौन है? प्रोडक्ट। इनिशियल में कौन है? रिएक्टेंट। इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ क्या? रिएक्टेंट करेंगे, क्या आ जाएगा? डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन। ठीक? तो सीधा सुन लो बाबू, सीधा सुन, ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा एस आर इज इक्वल टू इंट्रोपी चेंज फॉर या इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है? और अगर ऐसा लिखा डेल्टा एस नॉट आर, ये एट स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंट्रोपी। जब भी एस के ऊपर में ये नॉट लगा रहे, इसको नॉट बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड का रिप्रेजेंटेशन है। एच के ऊपर नॉट है तो भी स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है? अभी कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। डेल्टा एस आर इज इक्वल टू जाएगा, मान लो यहाँ पे ए है, ए बी बी सी सी डी डी, जिसमें ये और ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके? और ये क्या है? सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो याद रखना, जितना भी है प्रोडक्ट उन सभी का एंट्रोपी का सम माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी का सम, जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा डेल्टा एस आर। तो लिखिएगा समेशन ऑफ म्यू आई मोलर एंट्रोपी प्रोडक्ट। ठीक है? यहाँ पे लिख दिए आई इज इक्वल टू 1 से एन माइनस समेशन ऑफ म्यू आई और एस एम ऑफ रिएक्टेंट आई इज इक्वल टू 1 to n। ये बच्चों क्या हो गया आपका? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। इस कंडीशन को याद रखिए, वेयर
म्यू आई के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसका अगर निकालना है तो C इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ C प्लस D इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ D माइनस A इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ A B इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ B। समझ गए क्या? इस तरीके से यहाँ निकालेंगे, ठीक ना। इसके बाद यहाँ लिखिएगा वेयर is stoichiometric coefficient of, yes normally stoichiometric coefficient, और Sm is equal to मोलर इंट्रोपी, ठीक है। और अगर मोलर इंट्रोपी आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑब्जर्व करेंगे, ओके, तो उसका यूज करेंगे तो निकलेगा स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी। जैसे डेल्टा एस नॉट आर हो जाएगा समेशन ऑफ म्यू आई एस नॉट एम ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ म्यू आई एस नॉट एम ऑफ रिएक्टेंट आई इज इक्वल टू 1 से m, आई इज इक्वल टू 1 से m। ये निकल गया आपका डेल्टा एस नॉट आर। अब यह स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है बच्चों, एक कंडीशन फिक्स किया गया है जिसको हम लोग जैसे एसटीपी में बोला गया है ना, एसटीपी मतलब क्या कि प्रेशर 1 atm है ना, टेम्परेचर 0 डिग्री, और न्यू कंसेप्ट उसका है प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 273.15 केल्विन, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बस उसी तरीके से स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे फिक्स किया गया है। स्टैंडर्ड कंडीशन, अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या सुन लो। फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट है कि सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, वो प्योर स्टेट पे होना चाहिए। प्योर स्टेट बोलने का मतलब जैसे नेचर में वो एग्जिस्ट करता है, एंड एट 1 बार प्रेशर। नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या रहता है, तो ये याद रखिएगा। सेकेंड है आपका कि गैस के लिए बच्चों पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार लेके चलेंगे, ठीक है। थर्ड है बच्चों कि अगर एक्वस फेज है, एक्वस फेज दैट इज कंसंट्रेशन का अगर बात करें ऑफ सॉल्यूट, ये होना चाहिए 1 मोलर, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन जनरली कुछ भी मेंशन नहीं रहे तो हम लोग टेम्परेचर 25 केल्विन लेके चलते, 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, दैट इज 298 केल्विन, ठीक है। बट वो मेंशन नहीं है, ओके। यहाँ लिखिएगा देयर इज नो restriction on temperature, ठीक है, 298 केल्विन if temperature is not mentioned, ओके। तो ये हो गया बाबू लोग अपना स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कि फिक्स मैंने नहीं किया है, कोई नहीं किया है, साइंटिस्टों ने फिक्स किया है इसको, ठीक है। यूपीएससी जो सिस्टम है अपना उसने फिक्स कर रखा है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ओके। गिव मी आंसर प्लीज, जो भी पढ़ा रहा हूं क्लियर हो रहा है पूरा, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, अगर आपको दिक्कत जा रहा है तो फिर मेरा पढ़ाना किसी काम का नहीं है, ठीक है। मेरे पढ़ाने से अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है मतलब मुझे फिर पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ऐसा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ाना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? गिव मी आंसर प्लीज। अरे देखो क्वेश्चन देखो एक यहाँ पे कि 2 टाइम्स NO गैस प्लस O2 गैस gives 2 टाइम्स NO2 गैस
बोलना कैलकुलेट डेल्टा एस आर। ठीक ना, कुछ नहीं बोला यार, कुछ दिया नहीं तो सीधा कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस आर निकालने बोला, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करिए, यहां कर दीजिए कि डेल्टा एस आर इज इक्वल टू, देखिए ये प्रोडक्ट, तो 2 इंटू क्या करेंगे, मोलर इंट्रोपी ऑफ NO2, ओके, माइनस 2 इंटू मोलर इंट्रोपी ऑफ NO एंड प्लस मोलर इंट्रोपी ऑफ O2। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा जब दिया रहेगा पुट करेंगे तो निकल जाएगा क्या आपका डेल्टा एस आर। अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। इसके बाद है बच्चों, इसके बाद है वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बट दिस इज नॉट इन नीट सिलेबस, तो नीट वाले बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉट इन जेई मेंस सिलेबस, बट ये आपका JEE एडवांस के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसको मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो नीट वाले बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके नीट के सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ये JEE एडवांस के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में भी नहीं है ना? तो ये चीज ध्यान रखें, ये जो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सिर्फ एडवांस के सिलेबस में, लेकिन हाँ जो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये नीट के सिलेबस में नहीं है, JEE मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, समझ गए? तो अब बताओ क्या करूं, पढ़ा दूं या रहने दूं? जैसा बोलोगे आप लोग, जल्दी बोलो, टाइम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बोलो। अगर आप बोलेंगे सर पढ़ा दो तो पढ़ा दूंगा, अगर बोलेंगे सर रहने दो तो रहने दूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट नीट के सिलेबस में नहीं है ना, JEE मेंस में है, सिर्फ एडवांस में है। सारे बच्चे मैसेज करो यार, टाइम बचेगा इस तरीके से, जल्दी बोलो। बाद में डायरेक्टली तो ये नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जगह यूज होता है बाबू, डायरेक्टली कहीं नहीं आएगा, इनडायरेक्टली यूज होता है इसके एप्लीकेशन, इनडायरेक्टली यूज होता है इसके एप्लीकेशन। इनडायरेक्टली इसका एप्लीकेशन यूज होता है, समझ गए? तो पढ़ाना चालू करो। यस यस यस, इनडायरेक्टली यूज होता है। चलो ठीक है, पढ़ा देता हूं, बॉक्स बना के लिख लो। और नीट वाले बच्चे इसको नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन JEE वाले रखिएगा, क्वेश्चन आता है, JEE एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सीधी बात, क्लियर बात लिखवा दिया, JEE मेंस के सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है। अगर नीट वाले बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के लिए जो पढ़ रहा है वो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवांस वाले पढ़ना पड़ेगा। इसमें कंडीशन क्या है कि हम वेरिएशन पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोपी का, इसके साथ टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। तो सुन लो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें डेल्टा एस आर का, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, तो इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ म्यू आई, है ना, SM ऑफ प्रोडक्ट एंड माइनस समेशन ऑफ म्यू आई मोलर एंट्रोपी ऑफ क्या, रिएक्टेंट। इस तरीके से हम लिखते हैं एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। ओके, अब वेरिएशन हम देखने जा रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर में वेरिएशन, तो केस 1
केस वन है बच्चों कि प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर जो है वो है वेरिएबल। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरिएबल। अब देखो सीधा बात, एक रिएक्शन हम ले रहे ऐसे ए ए बी बी सी सी, ठीक ना, ये हमने यहां पे ले लिया। इस कंडीशन को बात ध्यान रखिएगा। अब यहां देखो होता क्या है कि हमने ले लिया दो डिफरेंट टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर T1 पे चल रहा था सारा कुछ, अब बाद में सारा कुछ चल रहा था T2 पे। ओके, एक बार रिएक्शन चला टेम्परेचर T1 पे, एक बार रिएक्शन चला टेम्परेचर T2 पे, और दोनों बार जो प्रेशर है वो P ही है, प्रेशर में वेरिएशन नहीं है। ठीक, अब देखिए अगर निकालते हैं पहले हम इसका कि डेल्टा एस आर एट टेम्परेचर T1, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे C इंटू मोलर इंट्रोपी, ठीक है, मोलर इंट्रोपी ऑफ C, है ना, मोलर इंट्रोपी। अच्छा एक बात सुनो, मोलर इंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एम लिखने से बच जाएंगे, है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे कि डेल्टा एस आर एट T1 इज इक्वल टू C इंटू एस सी, ओके, एंड माइनस A इंटू एस ए और प्लस B इंटू एस बी। बट ये सारा कार्यक्रम कहां पे चल रहा है, एट टेम्परेचर T1 पे। आपको पता है ना टेम्परेचर चेंज होने पे रैंडमनेस बढ़ता है कम होता है, ये टेम्परेचर T1 पे हो गया। दूसरा डेल्टा एस आर एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, सी एस सी माइनस ए एस ए प्लस बी एस बी, है ना, एट टेम्परेचर व्हाट T2। ठीक, सारा ऑब्जर्वेशन T2 पे चला। अब क्या करिए कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए 2 माइनस 1, है ना। तो कंडीशन ये है कि डेल्टा एस आर T2 और माइनस डेल्टा एस आर T1 इज इक्वल टू, देखो दोनों इक्वेशन को आपस में डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अगर इसको माइनस कर रहे तो क्या हो जाएगा कि C यहां से कॉमन हो जाएगा, SC at T2 sorry and SC at T1, ओके, एंड इसके बाद फिर माइनस A इंटू SA T2 SA T1। उसके बाद तो स्पेस नहीं बचा है यार, क्या करूं, इधर लिखता हूं या पूरा ही इधर लिखता हूं यार ट्रेस से, डेल्टा एस आर एट T2 माइनस डेल्टा एस आर एट T1 इज इक्वल टू C इंटू SC at T2 माइनस SC at T1, ओके, एंड फिर माइनस A इंटू SA T2 माइनस SA T1, और फिर इसमें है प्लस B इंटू SB T2 माइनस SB T1। अंडरस्टैंड, ये कंडीशन आ गया। यहां से लिख सकते हैं इसको डेल्टा एस आर T2 माइनस डेल्टा एस आर एट T1 इज इक्वल टू अब आगे देखें कंडीशन क्या हो जाएगा। कंडीशन हो जाएगा बच्चों भैया, ये जो दो आपका दिया हुआ है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इंट्रोपी चेंज, समझ रहे हो, डेल्टा एस सी T2 एट डेल्टा एस T1। तो याद रखिए हमने आपको पढ़ाया था ना कि जब भी इंट्रोपी चेंज निकालते हैं तो किसी का भी क्या होता है, एन सी पी एल एन T2 बाय T1 प्लस एन आर एल एन P1 बाय P2। अब चूंकि यहां पे देखिए हमने प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट, इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ बचेगा यहां से NCPLN T2 बाय T1, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस।
मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी चेंज अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे तो क्या आ जाता है, एनसीपी एनसीपी। देखो तो ये कंडीशन आपका आ गया। देखिए ये वाला एनआर एल एन P1 और P2 जो क्या हो गया, टेंस टू 0 हो गया, ये फिनिश हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीपी एल एन T2 बाई T1। अब एक चीज आप देखिए, एक चीज आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या है, मोलर एंट्रोपी ऑफ सी एट T2 माइनस क्या आपका T1। और अगर मैं बात करूं डेल्टा एस, ये डेल्टा से एग्जैक्ट है क्या, एस एट T2 माइनस एस एट क्या आपका T1 इज इक्वल टू एन सीपी एल एन T2 बाई क्या आपका T1। ओके, और जो भी होगा उसका सीपी अपना डिफाइन होता है, मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, क्या है नहीं है ना, उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। ओके, तो अब जरा यहां देखिए, SC T2 माइनस SC T1 के पोजीशन पे क्या जाएगा, एनसीपी एल एन T2 बाई T1। इस n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे तो ये आ जाएगा क्या आपका, ST2 माइनस ST1 इज इक्वल टू CP एल एन T2 बाई T1। और याद रखें आपका सीपी का वैल्यू तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सब्सटेंस पे, जैसा सब्सटेंस हो उसके हिसाब से आएगा, है ना। तो अब कंडीशन है बच्चों कि ये वैल्यू अब हमारी जगह पुट कर देंगे, एंड पुटिंग दिस वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर पे डेल्टा एस आर। तो मैं लिखते हैं जरा देखिएगा कि डेल्टा एस आर एट T2 माइनस डेल्टा एस आर एट T1 इज इक्वल टू, सी कॉमन है, इस SC T2 बाय SC T1 के पोजीशन पे क्या आएगा, सीपी किसका, सी का, सीपी ऑफ सी एल एन T2 बाय T1। ओके, एंड माइनस ऑफ A इंटू CP ऑफ A एल एन T2 बाय T1 और प्लस B इंटू CP ऑफ B एल एन T2 बाय T1। पूरा वैल्यू यहां पुट कर दिए बच्चों। अब इसके बाद देखिए ये जो एल एन T2 बाय T1 है सभी से कॉमन निकल रहा है ना, उसको हम बाहर निकालेंगे कॉमन, प्यार से मुस्कुराते हुए बाहर निकालेंगे, लिखेंगे डेल्टा एस आर एट T2 माइनस डेल्टा एस आर एट T1 इज इक्वल टू, यहां से एल एन T2 बाई T1 को हम बाहर निकाल लेंगे, यहां से बच गया C इंटू CP ऑफ C माइनस A इंटू CP ऑफ A और प्लस B इंटू CP ऑफ B। ओके, ये आ गया हमारा कंडीशन यहां से। और बच्चों यह है डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन, यहां से आ जाएगा कि डेल्टा एस आर T2 माइनस डेल्टा एस आर T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन। अभी तक तो आपने CPC भी सुना था, अब यहाँ पे डेल्टा CP है एल एन T2 बाई T1। तो ये कंडीशन आ गया। तो याद रखें ये जो डेल्टा CP है यही चीज आपके सिलेबस में है, नीट में है, JEE में है ना, ये वाला चीज कि डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, डेल्टा CB ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन देखिए यहां से सीख गए आप कैसे निकलेगा, सीधा क्या निकालेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू CP ऑफ प्रोडक्ट समेशन माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और इनटू CP ऑफ क्या आपका रिएक्टेंट। तो ये जो कहलाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, CP ऑफ रिएक्शन। CB में इसी तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू CB ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू CB ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज आपके सिलेबस में तो है बाबू, है ना, बट ये होल टू डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसे निकालते वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये वाला चीज JEE एडवांस में है, पूछ देता है कि बताओ एक टेम्परेचर पे डेल्टा एस आर है, उसका डेल्टा एस आर है T1 या T2 पे क्या होगा बताओ। तो डेल्टा CP तो आप निकाल ही सकते हैं, T2 T1 दिया ही रहेगा तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे तो रट तो नहीं सकते ना आप, समझ में नहीं आएगा कहां से आया, तो आपको दिक्कत ना आ जाए बाद में कि सर ने ऐसे लिख दिया। इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बताया बच्चों। क्या आपको समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, गिव मी आंसर प्लीज, समझ में आया? जल्दी से आंसर दे दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा यार, पढ़ाना है मुझे यार, ठीक है।
ठीक, अब इसके बाद देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट इस बार, एंड प्रेशर जो वो क्या आपका वेरिएबल, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर वेरिएबल, समझ गए। तो सेम यहां पे इस तरीके से करेंगे, जरा गौर से देखिए, गौर से देखो कि एक रिएक्शन लिया A प्लस BB गिव CC एट टेम्परेचर T बट एट प्रेशर P1 से P2 पे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा SR होता है इज इक्वल टू क्या होता है, NCP/ln T2 by T1 प्लस NR/ln P1 by P2। तो एस ये नेट है, बट ये वाला टर्म इस बार क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए, समझ गए ना। यहां हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा SR एट प्रेशर 1 है ना, डेल्टा SR एट प्रेशर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा फिर से C इंटू SC माइनस A इंटू SA और B इंटू SB, सारा कुछ प्रेशर 1 पे। उसके बाद डेल्टा SR एट P2 इज इक्वल टू C इंटू SC माइनस A इंटू SA प्लस B इंटू SB एट प्रेशर P2। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, ये हम लिख देंगे यहां पे डेल्टा SR P2 माइनस डेल्टा SR P1 इज इक्वल टू, जब डिफरेंस यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा आपका C इंटू SC एट P2 माइनस SC at P1 and minus A into SA at P2 minus SA at P1 और प्लस B into SB at P2 माइनस SB P1। ये हमारा आ गया, अंडरस्टैंड, गिव मी आंसर प्लीज, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन हमारा आ गया। अब ये आने के बाद डेल्टा SR एट P2 माइनस डेल्टा SR एट P1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेंगे 2 डिफरेंट प्रेशर पे, तो सीधा बात ये वाला चीज आ जाएगा, है ना, फाइनल प्रेशर P2 इनिशियल P1, ये वाला टर्म जीरो, यहां से क्या आ जाएगा NR/ln P1 P2, ये इसका वैल्यू 1 लेके चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है SC, ठीक है। इसका मतलब क्या, A मोल ऑफ A रिएक्ट विद B मोल ऑफ B एंड गिव C मोल ऑफ व्हाट, C। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आप पढ़े होंगे। ओके, तो ये कंडीशन है हमारा, ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब देखो यहां से आ गया डेल्टा SR P2 माइनस डेल्टा SR P1 इज इक्वल टू, यहां से हम क्या कर देंगे C इंटू R ln P1 बाय P2, ठीक है, ln P1 बाय P2 और माइनस A इंटू R ln P1 बाय P2 और प्लस B इंटू R ln P1 बाय P2, ठीक है ना। तो अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है वो आप देख लीजिए बच्चों, कॉमन यहां से क्या निकलेगा, ln P1 में P2 डेल्टा SR एट P2 माइनस डेल्टा SR एट P1 इज इक्वल टू ln P1 बाय P2 कॉमन निकल गया, R भी कॉमन निकल गया, बचा क्या C माइनस A प्लस B। ये देखिए क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट,
एंड दिस इज समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एन। और चूंकि ये कैलकुलेशन सब गैस के लिए हम करते हैं इसलिए प्यार से क्या लगाते हैं, जी, डेल्टा एन जी, है ना। तो नेट इसका क्या आ जाएगा कि डेल्टा एस आर एट पी टू माइनस डेल्टा एस आर एट पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर एल एन पी वन बाई पी टू। अंडरस्टैंड, ये आ गया आपका टू डिफरेंट प्रेशर पे रिएक्शन का जो डेल्टा एस है वो कैसे निकालेंगे। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों, है ना। समझ में आ गया। गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। अरे बाकी बच्चे बैठने आए हो यार, कुछ बच्चे आंसर देते हैं, बाकी बच्चे तो कुछ लिखते ही नहीं हो। मतलब क्या तुम लोग बिग बॉस हो क्या भाई, कि कुछ बोलोगे ही नहीं, कितना भी बोलते रहेंगे, बोलो 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 बोलो। नहीं हम तो नहीं बोलेंगे सर, नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम बोलने थोड़ी ना आए, हम तो देखने आए हैं। चलिए इसके बाद रिएक्टेंट से जा रहे हैं प्रोडक्ट पे। टेम्परेचर मतलब एक बार रिएक्शन P1 T1 पे हुआ और दूसरे बार P2 T2 पे, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आपका टेम्परेचर वेरिएबल था तो ये वाला टर्म आ गया आपका डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन एल एन टी टू बाई टी वन। और जब प्रेशर वेरिएबल था तो डेल्टा एन जी आर एल एन पी वन बाई पी टू। अगर दोनों वेरिएबल रहेगा तो दोनों लेके चलेंगे, तो नेट यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डेल्टा एस आर एट टी टू पी टू माइनस डेल्टा एस आर एट टी वन पी वन पी वन, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन इंटू एल एन टी टू बाई टी वन और प्लस डेल्टा एन जी आर एल एन पी वन बाई पी टू। ये आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो, फाइनल आंसर आ गया। तो आप समझ पाए बच्चों, समझ पाए, बताओ जल्दी से। लिख लिए। फिर इसके बाद हेडिंग में क्या, क्रिचॉफ्स इक्वेशन, क्रिचॉफ्स इक्वेशन। ये क्रिचॉफ्स इक्वेशन ये है कि ये आपको बताता है वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि अगर टू डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का डेल्टा एच आप कंपेयर करना चाहते हैं या टू डिफरेंट टेम्परेचर पे डेल्टा यू कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे। इस चीज का इंफॉर्मेशन आपको देता है क्रिचॉफ्स, क्रिचॉफ्स बाबा का ये एक रूल है जिन्होंने दिया है इक्वेशन। ओके, तो यहां लिखेंगे वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच आर एंड डेल्टा यू आर विथ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के में वेरिएशन होगा, इसे हम लोग क्रिचॉफ इक्वेशन के नाम से जानेंगे, और ये भी जेईई एडवांस में आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखें, ए बी बी सी सी। ठीक है, हम यहां लिखेंगे एक बार चल रहा है T1 पे सारा काम, एक बार चल रहा है T2 पे, तो लिख देंगे डेल्टा एच आर एट T1 इज इक्वल टू क्या होगा C इंटू एच सी माइनस ए इंटू एच ए प्लस बी इंटू एच बी एट टेम्परेचर T1। बाबू एब्सोल्यूट इंथैल्पी किसी का निकालना संभव तो नहीं है ना। उसके बाद इधर देखो
डेल्टा एच आर एट T2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा सी एच सी माइनस ए एच ए प्लस बी एच बी, जो भी लिख रहे हैं टेम्परेचर क्या T2 T2 जी, ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करिए, अब क्या करिए कि फिर से इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकाल देते हैं 2 माइनस 1 कर देते हैं, यहां आ जाएगा डेल्टा एच आर एट T2 माइनस डेल्टा एच आर एट T1 इज इक्वल टू सी एच सी T2 माइनस एच सी T1, ठीक है, फिर यहां पे माइनस एच ए T2 माइनस एच ए T1 प्लस बी एच बी T2 माइनस एच बी T1। ओके, ये तमाम चीजें यहां पे आ गई। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 किसका है, रिएक्शन का, इज इक्वल टू, अब ये 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे इंथैल्पी तो हम निकाल ही सकते, इसको क्या बोल सकते हैं यहां से कि C इंटू डेल्टा एच ऑफ C एंड माइनस A इंटू डेल्टा एच ऑफ A और प्लस B इंटू डेल्टा एच ऑफ क्या आपका B एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T2 और आपका क्या T1, है ना। तो अब आप देखो कंडीशन क्या है कि H हम लोग कैसे निकालते हैं, H निकालने का फॉर्मूला क्या है, H निकालने का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है डेल H इक्वल टू NCP T2 माइनस T1, ठीक है। N तो हम लोग ले लेंगे जैसे यहाँ का C के लिए मोल कितना C, A के लिए मोल A, B के लिए मोल B, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट क्या करेंगे CP ऑफ C इंटू T2 माइनस T1। तो मुस्कुराते हुए लिखेंगे क्योंकि आप हैं कहाँ, रत्नागिरी में, तो वहां मुस्कुराते हुए रहिए। डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 किसका बाबू, रिएक्शन का, इज इक्वल टू C तो कॉमन हो गया, ठीक है। डेल्टा एच अगर आप रखते हैं C का तो क्या लिखेंगे CP ऑफ C इंटू T2 माइनस T1 और माइनस ऑफ A CP ऑफ A इंटू T2 माइनस T1 और प्लस B CP ऑफ B इंटू T2 माइनस T1। ओके, अब देखिए T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा कॉमन, T2 माइनस T1 हमने कॉमन ले लिया, यहां आ गया C इंटू CP ऑफ C माइनस A इंटू CP ऑफ A और प्लस B इंटू CP ऑफ B, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताए कि मोलर CP प्रोडक्ट माइनस CP रिएक्टेंट इज नॉन एज व्हाट, डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन, डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा H एट T2 एंड डेल्टा H एट T1 किसका, रिएक्शन का। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन, ठीक है, किरचॉफ्स इक्वेशन फॉर व्हाट, फॉर डेल्टा H। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, उम्मीद करता हूं आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों अगर आप डेल्टा U निकालते हैं रिएक्शन का T2 माइनस डेल्टा U ऑफ रिएक्शन एट T1, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा CB ऑफ रिएक्शन, है ना, इंटू T2 माइनस T1 डायरेक्ट, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। डेल्टा U ऑफ रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा U ऑफ रिएक्शन T1 इज इक्वल टू डेल्टा CB ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1। और जैसे CP ऑफ रिएक्शन आप निकालते हैं ना वैसे CB ऑफ रिएक्शन लिख लेगा। और मान लो अगर आप इक्वेशन का यूज करते हैं इसका, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ रिएक्शन, है ना, डेल्टा U ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा NG और T और एनी
केमिकल रिएक्शन। बोलने का मतलब ये है कि जैसे यहां से डेल्टा यू आप निकालिए T2 पे, तो T2 वाला पुट कर दिया, यहाँ T2 रख दीजिए, आ जाएगा डेल्टा एच आर है T2। अगर T1 वाला पुट करें तो यहाँ T1 रख दीजिए, डेल्टा एच आर का क्या आ जाएगा बट T1। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बातें हो गई। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस आर का विद टेम्परेचर, वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता। ठीक है ना? और जहां पे स्मॉल टेम्परेचर का चेंज हो वहां पे तो हम लोग मान के ये चलते हैं कि चेंज ही नहीं हो रहा है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहां देखिए, जब टेम्परेचर वाला हमने इक्वेशन आपको बताया तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया? लॉग। ठीक है, मान लो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से या 10 केल्विन से 100 केल्विन चला गया, कितने का डिफरेंस है? 90 का। या 100/10 करेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो ln 10 2.3013 देगा बस, बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता। तो अगर एकदम निग्लिजिबल हम टेम्परेचर में चेंज रहेगा तो आप चेंजेस वहां पे नेग्लेक्ट भी करेंगे, जो है वही लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि मान लो सीपी ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है प्रॉब्लम में, और सीपी ऑफ रिएक्शन मान लो कैलकुलेट करने का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, देन उस केस में सीपी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, है ना? तो यहाँ पे कंडीशन आप लिखिएगा कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच आर एंड डेल्टा एस आर with temperature is very less, hence for low temperature change are assumed to be independent from temperature, ओके। एंड दूसरी पॉइंट जो आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट, डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन is not given in the problem, ठीक है, और कैन नॉट बी calculated then delta cp of reaction is equal to 0। और ऐसा अगर आप कर देंगे तो यहां डेल्टा एच आर एट T2 माइनस डेल्टा एच आर एट T1 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 हो जाएगा। फिर यहां से आ जाएगा डेल्टा एच आर एट T2 इज इक्वल टू डेल्टा एच आर एट T1। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, समझ गए बच्चों? अभी एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं जिसका वीडियो सॉल्यूशन आज मैं अपलोड कर दूंगा, और प्रीवियस प्रॉब्लम के वीडियो सॉल्यूशन क्लेवर ग्राउंड पे मैं अपलोड कर चुका हूं, देख लीजिएगा जरा। ठीक है, क्वेश्चन है कि N2 प्लस O2 गैस कन्वर्टेड इनटू 2NO2 गैस, समझ गए? डेल्टा H इज इक्वल टू 50 किलो जूल पर मोल एट 1 atm 300 केल्विन। ठीक है, समझ गए? दिया इधर सब्सटेंस O2 N2 NO2। ठीक है, और यहां दिया आपका SM इज इक्वल टू 150 125
and 225 at 1 atm 300 केल्विन। नीट वाले बच्चे इस प्रॉब्लम को नहीं भी सॉल्व करेंगे तो चलता है, ये स्पेशली क्वेश्चन है फॉर JEE एडवांस। मेंस में भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं है। ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस कौन कौन सा यूज कर रहे हैं ना वो, उसका ये मोलर एंट्रोपी। सीपी दिया है 30, 20, 40, जो दिया उसी का यूज करिएगा। बोल रहा कैलकुलेट फर्स्ट डेल्टा SR एट 1 atm 300 केल्विन। सेकेंड डेल्टा SR एट 1 atm 600 केल्विन। थर्ड डेल्टा SR एट 5 atm 600 केल्विन। फोर्थ डेल्टा SR एट 5 atm 300 केल्विन। फिफ्थ डेल्टा HR एट 1 atm 600 केल्विन। समझे? तो ये था आपको कैलकुलेट करना, ये सब आप कर लेना कैलकुलेट, ओके। और यहाँ पे इंट्रोपी रिलेटेड थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक पूरे तरीके से हो गया फिनिश के बच्चों। अब मैं जा रहा हूं लास्ट सेक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक जिसका नाम है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अभी भी इंट्रोपी आने के बाद भी हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पा रहे हैं कि कौन स्पॉन्टेनियस है कौन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद वापस से लाया गया बच्चों स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, और स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में भी एक और थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा और क्यों जरूरत पड़ा वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग में लिखिएगा, ये प्रॉब्लम को घर पे सॉल्व कर लेना, आज वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें लिखिएगा स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। अब ये स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट क्राइटेरिया आया था डेल्टा H क्राइटेरिया, है ना। मेरी बात सुने, ये जो भी तमाम चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट कंडीशन पे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो डेल्टा H के हिसाब से अगर हम बात करें डेल्टा H क्राइटेरिया में, तो क्या था इसमें, क्या बताया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस देन प्रोसेस इज व्हाट स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा H जब निगेटिव होगा लेस देन 0, प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में दूसरा नहीं, इसी में क्या आया था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आया था कि मेल्टिंग ऑफ आइस डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होता है, बट प्रोसेस कैसा हो जाता है आपका स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ गए। और मिक्सिंग ऑफ गैस जो कि नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, उसमें डेल्टा H का वैल्यू होता है 0, ये भी स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जब इंट्रोपी के हिसाब से हमने यहां देखा, यहाँ पे डेल्टा S ग्रेटर देन 0 था, यहाँ भी डेल्टा S क्या था, ग्रेटर देन 0। दोनों बात बताए थे, मिक्स करने के बाद रैंडम मोशन बढ़ जाएगा और मेल्ट होने के बाद जब लिक्विड बनेगा तब भी रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। इसलिए तो मतलब ये जो क्राइटेरिया था ये 100% चीजों को डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए बाद में आया बच्चों इंट्रोपी क्राइटेरिया। ओके,
ओके, गिव मी आंसर प्लीज, यस और नो। जो पीछे पढ़ा है वही चीज लिख रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं। मतलब यही जो एक्सेप्शन आ गया ना, वो हम जैसे साइंटिस्ट, जैसे मैं पिछले जन्म में साइंटिस्ट था, तो हम जैसे लोगों को मजबूर कर दिया और आगे की सोचने के लिए, भाई डेल्टा एच पे ही मत रुको, आगे भी सोचो। तो फिर हम लोगों ने सोचा, बहुत मेहनत किया, तो फिर इंट्रोपी वाली क्राइटेरिया आई, है ना। फिर इंट्रोपी वाले क्राइटेरिया के हिसाब से हमने फिर डिफाइन करना चालू किया। तो जब आगे की सोचे तो सेकेंड पॉइंट में आया डेल्टा एस क्राइटेरिया, डेल्टा एस क्राइटेरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोपी क्राइटेरिया। इंट्रोपी क्राइटेरिया, सीधी बात यहां पे ऑब्जर्व हुआ था कि डेल्टा एस जब ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, समझे। ये बात बताए थे। और इसमें आया था आपका एग्जांपल कि मेल्टिंग ऑफ आइस में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 था, इसलिए क्या जाता है, स्पॉन्टेनियस, है ना। दूसरा बात, मिक्सिंग ऑफ गैस में भी, गैस में भी डेल्टा एस क्या आता है, ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या जाता है, स्पॉन्टेनियस। ओके, समझ गए बात। तो ये कंडीशन था, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन बच्चों, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। एक्सेप्शन इसमें क्या है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ठीक है ना। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम ये एक्सेप्शन है। बोलोगे सर क्यों एक्सेप्शन है, तो सुनो। पहले मान लो एक कंटेनर आप लिए, इसमें आप कवर लगा दिए हो, इसको जब हीट करते हैं, जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है ऊपर उड़ जाता है, यहां जाके टकराता है, कंटिन्यूसली आता जाता है, बट आफ्टर सम टाइम ये रिवर्स डायरेक्शन में नीचे जाने लगता है। तो जब गैस से लिक्विड जाता है, मतलब लिक्विड से गैस आता है, तो बनता है वेपोराइजेशन। और जब वेपर से लिक्विड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो हो रहा है वो भी तो अपने आप हो रहा है ना, तो ये भी प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। लेकिन कंडेंसेशन में वेपर फेज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो इसका एंट्रोपी तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका डेल्टा एस क्या है, लेस देन 0, बट फिर भी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो फिर हम लोगों का जो ग्रुप था साइंटिस्टों का, पिछले जन्म में, अभी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में मैं साइंटिस्ट था भाई, ठीक है, तो लाइटली मत लेना हमको। कंडीशन ये है कि फिर हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि नहीं भैया, एक बार फिर से बताओ। ओके, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि जो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम है, जब कोई लिक्विड को अभी हीट कर रहे, मान लो वाटर को हीट किए, तो वेपोराइज होता है, इसको कवर कर रखे हैं, या वेपर जाके टकरा रहा है, बहुत सारा यहाँ पे एक साथ आ गए, हीट करना बंद कर दिए, तो अपने आप ये वेपर फेज कन्वर्टेड इनटू क्या, लिक्विड। इसको प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अपने आप और इसलिए स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन जब वेपर से लिक्विड पे जाएगा, तो बताइए क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है। और जब रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा एस क्या हुआ उसका, लेस देन 0। तो डेल्टा एस लेस देन 0 होने के बाद भी प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। तो जो हमारे जैसे साइंटिस्ट थे, मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूं, उन सबको वापस से मजबूर हुआ सोचने को, ठीक है, कि भैया ये जो क्राइटेरिया दिए हो ना, ये भी 100% डिफाइन नहीं कर रहा है, समझे, 100% डिफाइन नहीं कर रहा है। तो बोले फिर क्या कर रहा है, बोला कि भैया ये बात याद रखो, ठीक है, कि अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका
सपोर्टिंग फैक्टर। समझ रही बात? ये कहलाएगा आपका सपोर्टिंग फैक्टर। और बात यहां पे एक बात ये भी लिख लीजिएगा कि कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में क्या होता है, गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड, ठीक है, इसलिए इसका डेल्टा एच लेस देन 0 ये। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब डेल्टा एच लेस देन 0 होगा ना, तो अब मत बोलो कि ये स्पॉन्टेनियस, आप ऐसा बोलो सपोर्टिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सपोर्टिंग फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये अपोजिंग फैक्टर हुआ। अपोज कर रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, सपोर्ट, जस्ट सपोर्ट एंड जस्ट अपोज। सपोर्ट अपोज करने का मतलब ये हुआ कि सपोर्टिंग है, मतलब हम ये नहीं कर सकते नहीं ऐसा होगा तभी एग्जैक्ट, ऐसा नहीं, सपोर्टिंग। अब इसको सपोर्टिंग अपोजिंग बोला जाने लगा। अब कैसा था ना, दो ग्रुप के साइंटिस्ट एक साथ मिलके आ गए। देखो मैं बात बताऊं, एक ग्रुप था जो डेल्टा एच वाला, दूसरा ग्रुप था डेल्टा एस वाला, और तीसरे ग्रुप में मैं था, ब्रिलियंट। मेरे ग्रुप का नाम था ब्रिलियंट ग्रुप। तो मेरे पास आया ये लोग बोलने कि सर जी ऐसा नहीं हो पा रहा, गड़बड़ हो जा रहा है। इन लोग भी आया बोलने मेरे पास कि सर जी दिक्कत जा रहा है डेल्टा एस में। तो बोले तुम लोग दोनों अपना जो जो कैलकुलेट किए यहाँ छोड़ के जाओ। ये लोग सब कुछ छोड़ के गया, डेल्टा एच से रिलेटेड बातें, डेल्टा एच से रिलेटेड बातें। तो जो थर्ड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था जिसमें मैं था, ठीक है, उस थर्ड ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने फिर इसको बोलने का तरीका बदल दिया और बोलना चालू किया कि डेल्टा एच लेस देन 0 देन सपोर्टिंग फैक्टर, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 तो अपोजिंग फैक्टर। बस वैसे ही डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 जब होगा तो ये भी सपोर्टिंग फैक्टर होगा, लेकिन अगर डेल्टा एच लेस देन 0 हो गया तो ये भी कहलाएगा अपोजिंग फैक्टर। ओके, समझ गए? समझ में आया? तो बात यहां से फिर ये आउटपुट निकल के आया कि अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, ये भी सपोर्टिंग फैक्टर, ये भी सपोर्टिंग फैक्टर, देन इस केस में ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। दोनों ही सपोर्टिंग फैक्टर, मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और मान लो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0, तो ये वाला क्या हो गया, बाय अपोजिंग फैक्टर, दिस इज व्हाट सपोर्टिंग फैक्टर, ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया दोनों बात, क्या स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एस का इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच का इफेक्ट ज्यादा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरी बात यहां बताई गई कि अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस लेस देन 0, ये भी अपोजिंग फैक्टर और ये भी अपोजिंग फैक्टर, तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आया बच्चों?